जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। फर्ज कीजिए आप एक ग्राहक हैं, आपके सामने दो दुकानें हैं, दोनों ही दुकान में सेम सामान है। जो सामान आपको उस दुकान से चाहिए वही सामान इस दुकान में है, जो सामान आपको इस दुकान से चाहिए वही सामान दूसरी दुकान पर है। तो आप फर्ज कीजिए आपके सामने दो दुकानें हैं, बेचने वाले हैं, लेकिन ऐसा क्या वो दुकान वाला करे कि वो सामान आप दुकान ए से ना खरीद के दुकान बी से खरीदें? ऐसा क्या हो? तो ऐसा ही कुछ हमको देखने को मिलता है, सोचने को मिलता है जब हम बात करते हैं कि ऐसा कैसा उत्तर लिखें। हमारे पास नॉलेज खूब है, हमारे पास सारी समझ है, दुनिया भर का हमारे पास ज्ञान इकट्ठा हो चुका है। अभी हम तो ज्ञान के अंदर है ना गुरु द्रोण बन चुके हैं, भीष्म पितामह बन चुके हैं, लेकिन ऐसा क्या करें ताकि एग्जामिनर हमारे सवाल को पढ़े? सबसे पहली बात तो पढ़ के इंप्रेस होना वो दूसरी बात है, लेकिन सबसे पहले तो खोल के पढ़े वो, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि एग्जामिनर, क्योंकि वो काफी कॉपी चेक करते हैं एक बार के अंदर, तो वो सभी कॉपियां उतनी ही रुचि के साथ नहीं देखते हैं। ये एक दुर्भाग्य कह लीजिए या फिर एक टेंडेंसी कह लीजिए, एक फितरत होती है ना। कहने का मतलब यह है ऐसा क्या करें ताकि कोई भी एग्जामिनर हमारी कॉपी को देखे, जांचे और उसकी कॉपी को जांचने का मन करे। तो ऐसा उसमें क्या लिखा जाए, हम हमारे सामान को किस तरीके से बेचें ताकि ग्राहक हमारे पास ही आए। आपके पास सारा सामान होगा, वो ठीक है, आपके पास सारा सामान रखा हुआ है, लेकिन अगर आप दुकान को अच्छे से जमाओगे नहीं, वो चीजें आप फ्रंट पे रखोगे नहीं जिससे जो दूर से रोड के उस तरफ से ग्राहक को दिख जाए, तब तक ग्राहक के अंदर इच्छा नहीं आएगी आप किसी सामान को खरीदने जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जब भी कोई भी सवाल उत्तर दें, किसी भी सवाल को उत्तर दें, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको लिखना है, समझने समझाने की कोशिश करनी है ताकि समझने वाले को मजा आए पढ़ते वक्त, समझने वाले को ज्यादा इरिटेशन ना हो। तो ऐसे क्या चीजें हैं, ऐसी क्या बातें हैं, वो हम जानेंगे आज के इस गाइडेंस लेक्चर के अंदर। और ये चीज आपके दोनों ही आरएएस और आईएएस के मेंस लेवल, स्पेशली जो मुख्य परीक्षा देते हो उसके लिए काम आने वाली बातें हैं, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर तो हमको सिर्फ मार्क करना होता है, तो आरएएस और आईएएस के अंदर जब भी आप मेंस परीक्षा देते हो तो उसमें उत्तर किस लिहाज से लिखना है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात ये कि अभ्यास तभी शुरू करें जब आप पूरे पाठ्यक्रम को 2 बार पढ़ चुके हों। अभ्यास तभी शुरू करें जब आप लिखने की प्रक्रिया शुरू करते हो, जब आप आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करते हो। उससे पहले मेक श्योर कि आपका सिलेबस पूरी तरह से खत्म हो चुका हो। आपका जो सिलेबस है, आपको पूरी मेच्योरिटी आ गई हो, आपके नॉलेज के पास एक पूरी परिपक्वता आ गई हो, पूरी मेच्योरिटी आ गई हो। करंट अफेयर्स को किस तरह से जीएस के पेपर से जोड़ना है, ये परिपक्वता आनी बहुत जरूरी है, ये मेच्योरिटी लेवल आना बहुत जरूरी है, ठीक है। विश्लेषण और व्याख्या करने की जो परिपक्वता है वो आपके अंदर डेवलप हो जानी चाहिए। और वो कैसे डेवलप होगी? जब आप किसी भी अपने जीएस के पेपर को, अपने आरएएस के या फिर अपने आईएएस के सिलेबस को कम से कम 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, और करंट अफेयर्स के साथ, दैनिक समसामयिक मुद्दों के साथ आप उसको जोड़ना शुरू कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर विश्लेषण और व्याख्या करने की आपके अंदर एक मेच्योरिटी आ जाएगी। उसके बाद आपको लिखने की प्रक्रिया चालू करनी है। अगर मैं आपसे अभी बोलूं, आपने कभी कुछ पढ़ा नहीं, मैं बोलूं कि इसके ऊपर 200-250 वर्ड शब्दों में कुछ जवाब लिख के दो, तो आप क्या लिख के दोगे? आप नहीं लिख पाओगे। और इसके अंदर गलती आपकी नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। पहले आपके अंदर कुछ समझ आएगी, उसके बाद ही तो लिखोगे ना। तो वही चीज आपको पहले करनी है। पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, उसको विश्लेषण करने की, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बेसिक जो हैबिट है उसको डेवलप कर लीजिए। आपके आंसर के अंदर मेच्योरिटी, आपकी सोच में मेच्योरिटी आनी बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप आंसर को लिखना शुरू कीजिए। पहली बात, कवरेज भाग और सीमाओं के बीच संतुलन। तो जब भी आप कोई आंसर लिखते हो तो आपके कवरेज भाग के अंदर बहुत ही कई बार होता है कि हमने कोई चीज पढ़ी है, लेट्स से अगर हमने पढ़ा है यूक्रेन रशिया के बारे में, अगर हमने यूक्रेन रशिया के ऊपर कोई सवाल आया है एग्जाम के अंदर, आरएस मेंस के अंदर आ गया है या आईएएस मेंस के अंदर आ गया है, अब आपने इतना ज्यादा पढ़ लिया है कि आप उस पर कुछ भी लिख सकते हो। वो भी डेंजरस होता है, वो भी डेंजरस होता है ना। रायता उतना ही फैलाना है जितना हम समेट सकें। तो आपको अपने जवाब को कहाँ सीमित करना है वो पता होना चाहिए, है ना। ये उसी तरह की बात है जब हम कहीं घूमने जाते हैं बाहर, तो हम जाने से पहले उसके आने की टिकट बुक करते हैं। हेलो, हम यही करते हैं जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं, तो जाने की टिकट बुक करने से पहले हम आने की टिकट बुक करते हैं कि पहुंच तो जाएंगे लेकिन आना भी तो है वापस। ऐसा ना हो कि गए और वहां पे टिकट रिजर्वेशन में वेटिंग में आ गया, हम वापस नहीं आ पा रहे। तो पहले आपको यही काम करना है। आप किसी भी आंसर को लिखना शुरू करें उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस सवाल को आप कहां सीमित करेंगे, कहां से उसको समेटना चालू करना है। तो आपके अंदर एक पूरी तरह से विश्लेषण होना चाहिए। खुद को इतनी समझ में डेवलप करना पड़ेगा इस प्रोसेस के द्वारा कि आप कवरेज भाग, कितना उस सवाल में पूछा गया आप पार्ट कवर कर रहे हो और कितनी चीजों को आप संतुलन कर रहे हो, उसको सीमित कर रहे हो कि इससे ज्यादा नहीं लिखना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास ये पेपर है,
अगर आपके पास ये पेपर है, दरअसल ये पेपर में लिखा है क्योंकि जो जिस यूपीएससी का एग्जाम जब होता है तब उसके अंदर इसी तरह का फॉर्मेट आता है। अब आरएस के अंदर क्या होता है, आरपीसी में क्या होता है कि हर साल मेंस का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा बदल जाता है, पेपर्स चेंज होते रहते हैं, तो वो चीज़ है। लेकिन यूपीएससी में मेंस का सिलेबस एक ही रहता है और यूपीएससी में मेंस का पैटर्न एक ही रहता है, तो उसमें एक ही तरह का पेज आता है। तो इस तरह का पेज होता है यूपीएससी, जब आप एग्जाम देंगे कभी मेंस का तो उसमें इस तरह का ही पेज आता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी लिखना शुरू करें तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर 10 पॉइंट हैं, 10 में से आप 10 पॉइंट नहीं लिख सकते क्योंकि समय अपने आपके पास शब्द की एक सीमा है ना, 250 से 300, 250 से ज्यादा वर्ड आप लिख नहीं सकते हो। तो 10 पॉइंट है, 10 में से जो ज्यादा जरूरी है, अब 10 के 10 ही जरूरी है, लेकिन ज्यादा जरूरी कौन से वो आपको समझना जरूरी है। तो उनमें से आपने ज्यादा जरूरी 8 या 5 आपने लाइनें निकाली और उसको लिखना है, वो चीज आपको सीमित करना है। तो कोई भी जवाब आप लिखना शुरू करें उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मुझे इसको सीमित कहाँ करना है, ठीक है। तो ये चीज आपके अंदर पहली चीज होनी चाहिए, आपके जवाब के अंदर दिखना चाहिए ये चीज। दूसरी बात है अनुपातिक उत्तर। कोई भी चीज हो, कोई कई से सवाल आते हैं जहां पे आपको एग्जामिन करने की बात कही जाती है, जहां पे आपको उसका विश्लेषण करने की, आपके ओपिनियन क्या है, आपकी सोच क्या है इस सवाल के ऊपर, ऐसे सवाल भी आते हैं। तो वहां पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ही बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको उस चीज के बारे में, अगर मैं रशिया यूक्रेन पे भारत के स्टैंड, भारत का जो विचार है इसकी बात करें तो हमको पॉजिटिव बातें भी करनी पड़ेगी और इक्वली हमको नेगेटिव बातों पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही चीजें आपके सवाल, आपके जवाब के अंदर झलकनी चाहिए कि इंसान जो लिख रहा है उसका एक बैलेंस है, ठीक है। तीसरी बात, आपके उत्तर के एक प्रामाणिकता। कोई भी चीज हो, आप कुछ भी उत्तर लिख रहे हो तो उसमें एक ऑथेंटिसिटी होनी बहुत जरूरी है, उसके अंदर एक प्रामाणिकता होनी बहुत जरूरी है कि कोई भी डाटा आप लिख रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो तो वो इंफॉर्मेशन आपसे कहां से आपने डिराइव करी है। फर्ज कीजिए अगर आप पॉलिटी का एग्जाम दे रहे हो, पॉलिटी का कुछ बात लिख रहे हो तो उसके अंदर आपके आर्टिकल्स बहुत जरूरी हो गए, है ना। आर्टिकल्स लिखते हैं हम, आर्टिकल्स हो गए, कौन से सेक्शन के अंदर ये बात कही गई है, कौन से संशोधन के अंदर बात करी गई है, कौन से अमेंडमेंट में ये बात करी गई है, कौन से शेड्यूल, कौन से पार्ट के अंदर ये बात करी गई है। तो ये चीज है आपके जवाब को एक ऑथेंटिसिटी देता है, ये चीजें आपके जवाब को एक बहुत ज्यादा पुख्ता ठोस बनाती हैं। आपका जवाब लिख देंगे कि इस रिपोर्ट के फलाना रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कुछ है, तो आपके जवाब में कोई ठोसता नहीं है, कोई सटीकता नहीं है। तो प्लीज एक इंडेक्स मेंशन कीजिए कि इस इंडेक्स के में ये चीज लिखी गई है, उस इतने बड़े इकोनॉमिस्ट ने ये बात बोली है, उनको कोट कीजिए। तो कहते हैं कोटेशंस, ठीक है, कोटेशंस। जब आप कोई बात लिख रहे हो तो किसी ऑथर को, किसी बड़े लेखक को कोट करेंगे तो वो पुख्ता होता है। आर्टिकल लिखेंगे, है ना, आर्टिकल लिखते हैं, सेक्शन लिखते हैं, तो वो आपके जवाब को पुख्ता बनाती है। इंडेक्स रिपोर्ट्स, है ना, कौन से इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत का कौन सा रैंक है ना, रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट के संदर्भ में। जैसे जब भी आपने अगर मेरे समसामयिक मुद्दों के लेक्चर देखे होंगे, मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा आपके सामने न्यूज़पेपर की कटिंग रखता हूं। इससे जो मेरा लेक्चर है, जो मेरे समसामयिक मुद्दों का जो विश्लेषण है वो पूरी तरह से पुख्ता होता है, ठोस होता है कि ऐसा कुछ हुआ है, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, कोई ठोस रिपोर्ट है, कोई ठोस सबूत है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ग्राफ होता है ना, डायग्राम्स होते हैं। ये सब चीजें बहुत जरूरी है क्योंकि ये सभी चीजें आपके एक जवाब के अंदर एक ठोसता लेकर आती है, एक पुख्ता, है ना, इसको बहुत ज्यादा प्रामाणिक बनाती है कि कोई भी आप बात कह रहे हो तो हवाई बात आप नहीं कर रहे हो, आपके पास उस बात को कहने के लिए एक बहुत बड़े एक रीजन है, एक प्रूफ है। चौथी बात, औपचारिक और मानक भाषा। जो भी चीज आप लिखें, उत्तर जब भी आप जवाब लिखें तो वो भाषा बहुत ही सभ्य भाषा होनी चाहिए। आप अंग्रेजी में लिखते हो तो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड भाषा होनी चाहिए। सो व्हेन आई से सोफिस्टिकेटेड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी भाषा बहुत ही हाईफाई होनी चाहिए, है ना, बहुत ही ज्यादा हाईफाई नहीं होनी चाहिए, एक बेसिक सी भाषा। जैसे हम जब बात करते हैं, घर परिवार में बात करते हैं, तो घर परिवार बात करते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी हमारी शुद्ध नहीं होती है, हम कुछ भी बात करते हैं, ठीक है, शुद्ध भाषा में उसका प्रयोग नहीं करते हैं। कोई अंग्रेजी बोलते हैं, जब हम दोस्तों से अंग्रेजी में बात करते हैं तो हम काफी तरह के स्लैंग्स को यूज करते हैं, काफी तरह के इनफॉर्मल भाषा में यूज करते हैं। जब आप टेक्स्ट करते हो, टेक्स्ट मैसेज आप करते हो, तो उसमें आप क्या आप शुद्ध भाषा लिखते हो? नहीं, आप उसमें शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिखते हो। कहने का मतलब है कि हर भाषा के दो पहलू होते हैं, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। तो आपको शुद्ध भाषा का प्रयोग करना है, एक बहुत ही सभ्य भाषा को लेना है, हिंदी को पूरी इज्जत देके, अंग्रेजी भाषा को पूरी इज्जत देके, हिंदी भाषा को इज्जत देके आपको उसको लिखना है अच्छे से, एक बहुत ही मानक तरीके से लिखना है, बहुत ही फॉर्मल और एक औपचारिक तरीके से उसको लिखना है, ठीक है। पांचवा पॉइंट, समय प्रबंध अभ्यास। जब आप इस तरह की शीट्स लेकर आ जाएं, और मैं तो आपको यही बोलूंगा कि जब भी आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तो जब आप लिखने की तैयारी कर रहे हो तो आप लिखने की तैयारी इस तरह के पेपर से ही कीजिए। बाजार में बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, इंटरनेट पे उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे इस तरह की कॉपीज बहुत ही इजीली अवेलेबल है। प्लीज जब आप लिखने के प्रयास करें तो आप इसी पेपर पर लिखें, क्योंकि आपको उस दिन कयामत की जब रात आएगी, जिस दिन आपका वो एग्जाम होगा, उस दिन आपको इसी पेपर पर लिखना है। तो क्यों ना इसका प्रयास हम इसी में करें, ये उसी तरह की बात है।
जब आपको आज से 6 महीने बाद आपकी 100 मीटर की दौड़ है ना, आपका फिजिकल टेस्ट है किसी एग्जाम के लिए, फिजिकल टेस्ट देना है आपको, तो उसके अंदर आपने कौन से जूते पहना है, आप वही जूते पहन के तो दौड़ करोगे, वही जूते पहन के तो प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस आपको इस जूते में बैठ के ही करनी है। ये आपका एक जूता है, ये आपका एक एग्जाम के लिए ये पेपर है, इसी पेपर में आपको लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसमें आपको समय प्रबंध करना पड़ेगा कि एक जवाब लिखने में आप कितना समय ले रहे हो। टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीएम मतलब टाइम मैनेजमेंट। जब भी आप कोई उत्तर लिखते हो तो आपका पहले से पता होना चाहिए कि मैं 250 वर्ड इतने समय में लिख देता हूं, मैं 100 वर्ड इतने समय में लिख देता हूं। वो चीज आएगी प्रैक्टिस से, और सिर्फ आएगी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं कह रहा हूं अभ्यास अभ्यास अभ्यास, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, ठीक है। रसरी आवत जात थे सिल पर पड़े निशान। तो वही बात है, प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है। प्रैक्टिस आपको बहुत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। लिखने की प्रैक्टिस आपको मल्टीपल टाइम्स करनी पड़ेगी। कम से कम एक सवाल को 5 बार लिखिए। आपको तभी पता चलेगा कि आप एक फॉन्ट को जब आप लिखते हो तो 100 शब्द में आप कितना समय ले रहे हो, 200-250 शब्दों में लिखने में आप कितना समय ले रहे हो, और जितने समय एग्जाम की डिमांड है उस समय में आपको आपके खुद को लेकर आना है। तो समय प्रबंध अभ्यास का, बहुत समय प्रबंध का आपको अभ्यास बारंबार करना है। 5 पॉइंट। अब जो 6 पॉइंट आपकी प्रस्तुति, यह सबसे ज्यादा जरूरी है ना। आपके सामने जब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, खाना ऑर्डर करते हो, तो खाना खाने का मन तभी करता है, वो स्वाद करने का मन तभी करता है जब वो किस तरह से आपके सामने परोसा गया है, किस तरह से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी की बात है। मैं ये नहीं कहता कि जो भी थाली में बहुत खाना अच्छा दिख रहा हो, अगर आप जाओगे 5 स्टार होटल में जाओगे, बहुत अच्छे से परोसते हैं वो लोग, बहुत अच्छे से परोसते हैं, दिखने में बहुत ही है ना, बहुत ही एकदम जीभ जैसे मुंह जीभ लप लपाई ऐसे हो जाता है आपके साथ। तो उस खाने को जब आप देखते हो तो जरूरी नहीं है वो खाना उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट हो, वो खाना उतना ही ज्यादा स्वादिष्ट हो, उतना ही ज्यादा टेस्टी हो, जरूरी नहीं है। लेकिन जब उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है तो खाने का एटलीस्ट मन करता है। वो तो बात की बात है, खाना अच्छा है बेकार है, खाने का मन करता है। तो वही बात है, ये आपकी थाली है, ये आपको अच्छे से परोसनी है ना। ये एग्जाम पेपर आपका थाली है, आपको अच्छे से परोसनी है ताकि एग्जामिनर को इसको चेक करने का मन करे। और वो कैसे करेगा, आपकी प्रस्तुति किस लेवल की है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है ना। हम जाते हैं ना रिश्ता देखने, शादियों में जाते हैं, रिश्ता देखने जाते हैं, तो क्या होता है, हम पहली मुलाकात में बहुत अच्छे बन के जाते हैं, शर्ट टाई पैंट अच्छे से बन के जाते हैं कि हम अंदर से हम कैसे भी हो, लेकिन दिखने में हम अच्छे लगने चाहिए। दिखने में अच्छे लगेंगे तो ही तो अगले से बात करने का मन करेगा। तो वही है, दिखने में अच्छा हमारा जवाब होना चाहिए। उसके कुछ कारण है, उसकी कुछ बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। पहली बात, लिखावट। आपकी जो हैंड राइटिंग है बहुत अच्छी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही ऊंचे स्तर की होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इतना होना चाहिए कि पढ़ने में ज्यादा किसी इंसान को मशक्कत ना करनी पड़े, बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े कि लिखा क्या है ना। ऐसा ना हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की, हड़प्पन सभ्यता की आप वो जो स्क्रिप्ट टाइप को डिसअवर करने में लग गए हो कि भाई क्या है, कौन सा वर्ड कहाँ बैठेगा, कहाँ से बैठेगा। ऐसा नहीं है, इस तरह की बेकार हैंड राइटिंग में नहीं लिखना, एक सभ्य भाषा में, ठीक है। जैसे मेरी हैंड राइटिंग तो खैर बहुत बेकार है, मैं तो पता नहीं क्यों ही बता रहा हूँ, लेकिन मेरी हैंड राइटिंग जैसी नहीं होनी चाहिए। आपकी एक अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, आपके लिखने के तरीका अच्छा होना चाहिए, आपका हर शब्द साफ साफ लिखा होना चाहिए। और उसका मतलब क्या होता है कि कोई भी आप लाइन लिख रहे हो तो लाइन के बीच में सफिशिएंट गैप होना चाहिए, है ना। लाइन के बीच में सफिशिएंट गैप होना चाहिए। और कोई भी शब्द आप लिख रहे हो तो शब्द के बीच में गैप होना चाहिए। ये देखिए आप, ये आपका आंसर शीट है, लाइन के बीच में गैप होना चाहिए और शब्दों के बीच में रिक्वायर्ड गैप होना चाहिए। तो इससे आपकी हैंडराइटिंग अच्छी दिखती है, थोड़ा खुला खुला दिखे, ज्यादा ना फंसा हुआ ना दिखे आपका, ठीक है। तो ये जरूरी है। वर्ड लिमिट आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई शब्द आपको 250 वर्ड में ही लिखना है तो उसको 250 में ही खत्म कीजिए आप उसको। वो ऐसा ना हो कि वो बढ़ जाए, 300 हो जाए। अगर जैसे ज्यादातर उत्तरों में, जैसे यूपीएससी में तो 250 की ही मांग करते हैं, और ज्यादातर टाइम लिमिट होती है इसकी 7.5 मिनट की। 7.5 मिनट में आपको 250 शब्द लिखने होते हैं अच्छे से। तो ये चीज कैसे आती है, प्रैक्टिस से आएगी, पहली बात। दूसरी बात, हैंडराइटिंग इसमें अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो वर्ड लिमिट का आपको पता होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की बात मैं कर चुका हूँ, ये आपके अभ्यास से आएगी। तो प्रस्तुति में पहली बात ये होगी। दूसरी बात प्रस्तुति की ये है कि कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब ये है कीवर्ड, है ना। जब कोई भी सवाल आ रहा है आपके सामने, उस सवाल में मेन बात क्या पूछी गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूँ, सेम क्वेश्चन लेते हैं हम कि यूक्रेन रशिया संकट में, यूक्रेन रशिया का जो संकट है उसमें भारत का स्टैंड क्या रहा है। तो इसमें कितने, इस पूरी लाइन में कितने कीवर्ड हैं, 2 कीवर्ड है, भारत और स्टैंड और यूक्रेन रशिया। ये 3 जो शब्द हैं इनमें, इनको कहते हैं कीवर्ड। आपका पूरा जवाब इन्हीं तीनों के शब्द के इर्द गिर्द घूमना चाहिए और आपको बाहर नहीं जाना है। यही चीज मैंने शुरुआत में कही थी कि कवरेज भाग और सीमाओं को आपको संतुलन करना होगा। क्या चीज पूछी गई है आपको वही लिखनी है। जो चीज नहीं पूछी गई है उसमें भले ही आपको, आप गुरु द्रोण बने हुए, आपको सब कुछ आता हो, लेकिन उसको नहीं लिखना है। इसे कहते हैं टेम्पटेशन, इसे कहते हैं टेम्पटेशन अंग्रेजी के अंदर। टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है कि लिखने की इच्छा,
कि जरूरत तो नहीं है लेकिन यार लिख लेते हैं, है ना, अच्छा क्योंकि मुझे पता है। अब आपने इतना पढ़ लिया कि आप चाहते हो कि मुझे वो दिखाना है, मैं चाहता हूँ कि एग्जामिनर को पता चले कि मुझे कितना आता है, तो वो इससे टेम्पटेशन होता है। ये टेम्पटेशन को आपको अवॉइड करना है, इस चीज को आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। जब आप परफ्यूम लगाते हो, सेंट लगाते हो, तो वो सेंट लगाया हुआ तभी अच्छा लगता है जब वो एक सही मात्रा में लगाया हुआ हो। जब वो बहुत ज्यादा मात्रा में लगाया हुआ होता है, जैसे आजकल के ऐड आते हैं ना, यूं स्प्रे कर देते पूरा, इतनी मात्रा में लगाओगे तो अगले इंसान को चिढ़ हो जाएगी, अगले इंसान को बहुत इरिटेशन हो जाएगा कि इतना परफ्यूम कौन लगाता है। तो कोई भी अच्छी चीज हो तो वो भी एक छोटे से मात्रा में ही अच्छी लगती है। तो वही चीज है, आपको टेम्प्ट नहीं होना है कि जो चीज नहीं पूछे आप वो भी लिख रहे हो। आपका ज्ञान तो अच्छी बात है, ज्ञान आपको है, लेकिन आपको ज्ञान उसमें होना जरूरी है जो सवाल पूछा गया है। तो उसमें आपको बुलेट पॉइंट से लिखिए, आप फ्लो चार्ट से लिखिए। बुलेट पॉइंट का मतलब है जब भी आप लिख रहे हो तो पैराग्राफ में लिखते हो, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कई बार ये चीज मोनोटोनस हो जाती है, एग्जामिनर को पढ़ने का मन नहीं करता है या उसको पढ़ने में बहुत समय लग सकता है। तो वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कोई ऐसी उसके सामने शीट आए जिसमें बुलेट पॉइंट लिखे हुए हो, नंबर 1 2। अब जैसे ये है, ये क्या क्या है मैंने, अब यही चीज जो आपको इतनी समझा रहा हूं मैं, यही चीज पूरी पैराग्राफ में हो सकती थी, पूरे पैराग्राफ में हो सकती है, लेकिन मैं यहां क्या कर रहा हूं, ये हर चीज मैंने बुलेट पॉइंट में लिखी हुई है। देखिए 1 2 3, ये मैंने पूरा बुलेट पॉइंट में इसको लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 ये बुलेट पॉइंट्स है, समझाने में इजी है, आपको एक बार में सटीकता पता लग जाएगी। ये सारे कीवर्ड हैं, ये सब क्या है, कीवर्ड हैं। आपको बुलेट पॉइंट्स में लिखना है और फ्लो चार्ट में। फ्लो चार्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपको समझाया था मैंने एक लेक्चर के अंदर कि जो नेशनल डेट होता है ना, जो नेशनल डेट होता है वो दो तरह का होता है, इंटरनल डेट होता है और एक, है ना, एक्सटर्नल डेट होता है। तो ये जो चीज है, ये अगर मैं एक लाइन में लिखूं, अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो कितनी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने क्या किया, एनडी लिखा, 2 एरो बनाए यहाँ पे, है ना, 2 तीर बनाए और ऐसे करके इसको लिख दिया। इसे कहते हैं फ्लो चार्ट। आपने कई दफा देखा होगा जब मैं अपने समसामयिक मुद्दों के ऊपर जो लेक्चर लेकर आता हूं उसके अंदर मैं इस तरह के फ्लो चार्ट का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसमें देखनी है, फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करना है, बुलेट पॉइंट का इस्तेमाल करना है। ये आपके आंसर को दिखने में थोड़ा आसान दिखाता है और एग्जामिनर को मेहनत कम करनी पड़ती है आपकी कॉपी को जांचने के लिए। तो लिखावट की बात हो गई, कीवर्ड की बात हो गई है, स्क्रिबलिंग और कटिंग। जब भी आपको ये जवाब लिखें जब भी आपको जवाब लिखें तो कोशिश कीजिए उसमें आप गलतियां कम करें, है ना। एक तो बात होती है, अगर मैंने अपना नाम लिखा है खुशवंत, है ना, अब मान लीजिए इसके अंदर मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है, इसकी स्पेलिंग गलत कर दी, तो मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूं, है ना, ऐसे कट कर रहा हूं। एक तो ये कटिंग होती है, और दूसरी कटिंग होती है कि अगर मैंने मेरा नाम लिखा है खुश, है ना, और उसको मैं कट कर रहा हूं तो हमने एक लाइन खींच दी है। दिखने में ज्यादा कटिंग दिखने में कौन सी अच्छी लग रही है, जाहिर सी बात है ये वाला। गलतियां होती है, इंसान है, गलतियों का पुतला है, गलतियां आपने करी है, लेकिन उस गलती को गलत दिखाने का भी एक तरीका होता है। उसको ऐसे कट मत कीजिए, उसको है ना ऐसे बच्चों की तरह नहीं करना है, उसको एक लाइन करनी है, समझ में आ जाता है कि आपने गलती करी है, ठीक है। तो एक तो ये चीज है। पहली बात तो ये कि जब आप गलती करते हो तो गलती को दिखाना कैसे, एक सभ्य तरीके से दिखाने की जरूरत है। दूसरी बात क्या है, गलतियां कम करने की कोशिश कीजिए। गलतियां कम से कम होगी तो आपको जो जवाब होगा वो बहुत ही फ्लो में दिखेगा, बहुत ही एक बहती हुई गंगा जैसा दिखेगा कि इसमें बच्चे ने कहीं कोई गलती नहीं करी है, न कहीं कोई, है ना, स्क्रिबलिंग नहीं करी है। तो प्लीज आप अपने शब्दों को बहुत अच्छे से लिखें, एक सभ्य तरीके से लिखें, हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, फॉन्ट साइज आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। स्क्रिबलिंग नहीं करनी है, कटिंग ज्यादा नहीं करनी है, गलतियां कम से कम करनी है। पैराग्राफ के बीच लिंकेज, जब आपके पास एक शीट है, जब आप कोई जवाब लिख रहे हो, है ना, ये आपने जवाब लिखे हैं, ये पैराग्राफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस पैराग्राफ के इससे कोई लिंक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस पैराग्राफ के इससे कोई लिंक नहीं है। लिंकेज होना बहुत जरूरी है, आपकी हर लाइन में एक जुड़ाव होना बहुत जरूरी है ना। आपने इस पैराग्राफ में कुछ और बात करी है ना, आपने इस पैराग्राफ में बात करी रशिया यूक्रेन की, इस पैराग्राफ में आप बात कर रहे हो चाइना और भारत की, जिसमें रशिया यूक्रेन में कोई मेंशन ही नहीं है। ऐसा नहीं करना। तो आपको कीवर्ड पकड़ना है, सवाल में से कीवर्ड आपने निकाले और कोशिश कीजिए इन कीवर्ड्स को आप अपने हर पैराग्राफ के अंदर कहीं ना कहीं इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूँ, ये चीज ये जरूरी है, इसलिए आपको सवाल पढ़ना है, सवाल में आपको 3-4 कीवर्ड्स आपको पकड़ने हैं। कीवर्ड्स का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण शब्द आपको पकड़ने हैं सवाल में से। ये सवाल है, सवाल में से आपने कीवर्ड्स को पकड़ लिया, ये आपके आंसर शीट है, आपने लिखना शुरू किया है, ये आपने ऐसे ऐसे लिखा है, पैराग्राफ है ये आपके। तो पहली बात तो ये कि पैराग्राफ के बीच में कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, ऐसा ना हो कि दोनों आपस में डिस्कनेक्टेड हो, ये गलत बात होगा। तो डिस्कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, कनेक्शन होना बहुत जरूरी है इनके बीच में, पहली बात। दूसरी बात, जो भी आपके कीवर्ड्स है उन कीवर्ड का हर पैराग्राफ में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होना जरूरी है, कहीं ना कहीं उसका लिखावट होना बहुत जरूरी है, मेंशन होना बहुत जरूरी है। इससे ये भाव पड़ेगा, इससे ये एक आपकी इमेज बनेगी कि आपने हर पैराग्राफ को लिंक करके चले हो, आप एकदम ट्रैक से हट नहीं गए हो, आपने हर चीज को पकड़ के चला है। तो आपको जवाब इस तरह से लिखना है, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ के बीच लिंकेज होना बहुत जरूरी है, लाइनों और कनेक्टिविटी में प्रवाह, एक फ्लो होना बहुत जरूरी है, आपके आंसर के अंदर एक फ्लो होना बहुत जरूरी है, और ये सभी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। अच्छा,
सर आप तो ये बताते रहे हो सब होगा, लेकिन होगा कैसे? देखिए, जब आप आर्टिकल पढ़ेंगे, कोई भी आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हो, कोई भी बुक पढ़ते हो, जितना पढ़ोगे, जितना उसको समझने की कोशिश करोगे, आपको पता चल जाएगा कि फ्लो कैसे आता है, लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का लहजा क्या होता है, और लिखने के लहजे में कितना ज़्यादा ना गंगा की तरह वो प्रवाह कर रहा है, फ्लो कर रहा है, वो आपको कैसे पता चलेगा? जितना ज़्यादा पढ़ोगे, किताबों को पढ़िए, अखबार को पढ़िए, जिस तरह से अखबार के अंदर हर पैराग्राफ में कनेक्टिविटी होती है, एक लिंकेज होता है, वो स्टैब्लिश आपको करना है, एक संबंध होता है, वो स्थापित कैसे होता है, आपको पढ़ पढ़ के पता चलेगा। अखबार पढ़िए, किताबें पढ़िए, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको पता चलेगा। तो फ्लो आपके अंदर बीच में होना चाहिए, आपकी हर लाइन कनेक्टिविटी होनी चाहिए। डायग्राम होना बहुत जरूरी है, वेन डायग्राम, रेखा का डायग्राम, रेखा मतलब लाइन डायग्राम, ठीक है। लाइन डायग्राम आपके आपके हर उत्तर के आपके हर उत्तर में होना चाहिए, वेन डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। जब आप स्पेशली जब आप ज्योग्राफी बात करते हो, इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, ठीक है, जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हो, अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात करते हो, तो यहाँ पे डायग्राम्स होना बहुत जरूरी है। अगर आप भारत पाकिस्तान की बात करो तो डायग्राम होना जरूरी है, अगर आप बलूचिस्तान की बात करो डायग्राम होना जरूरी है, जब आप श्रीलंका की बात करते हैं, जब हमने बात करी थी ना यूक्रेन रशिया की, तो हमारे पास डायग्राम होना बहुत जरूरी है। डायग्राम आपके जवाब को दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाता है, और एग्जामिनर को दिखता है कि हाँ इस इंसान ने बहुत अच्छे से लिखा है, समझाने की पूरी कोशिश करते, उसका पढ़ने का मन करता है। तो डायग्राम्स होने बहुत जरूरी है, वेन डायग्राम, लाइन डायग्राम। करंट अफेयर से संबंधित उदाहरण, सबसे जरूरी बात यह कि आप कुछ भी चीज लिख रहे हो, आपने किसान आंदोलन पे कोई बात लिखी, आपने नारी सशक्तिकरण पे कोई बात लिखी, आपने रशिया यूक्रेन पे कोई बात करी, आपने डीमोनेटाइजेशन की बात करी, आपने किसी भी इकोनॉमिक, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट की बात करी है, तो प्लीज 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 मेरा आपसे निवेदन है कि हमेशा अपने जवाब को खत्म न करें जब तक आप उसमें करंट अफेयर्स, दैनिक समसामयिक मुद्दों से रिलेटेड एग्जाम्पल्स, उदाहरण का इस्तेमाल नहीं करते हो। तो आपको करंट अफेयर्स से जुड़े हुए उदाहरण का इस्तेमाल बहुत करना है, बारंबार करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सकारात्मक निष्कर्ष के साथ आपको खत्म करना है। उसके बाद जब आप कंक्लूड करते हो, जब भी अपने उत्तर को खत्म करते हो, तो उसमें सकारात्मकता होनी बहुत जरूरी है। एग्जामिनर को लगना चाहिए कि ये इंसान एक सकारात्मक इंसान है, ये एक नकारात्मक नहीं है। आप हर चीज को, आपको गालियां नहीं देनी है, हर बात पे आपको है ना कसोटना नहीं है, कचोटना नहीं है, या फिर आपको बहुत ज्यादा उसकी निंदा नहीं करनी है। अंत जब भी करें तो उसको एक पॉजिटिव एंड के साथ ही करें, एक पॉजिटिव, एक हैप्पी स्माइलिंग के साथ ही उसका खत्म करें, किसी भी जगह को खत्म करें तो आप, ठीक है। अगर आपसे ओपिनियन पूछा जाता है तो पहले आप नेगेटिव दे दीजिए और बाद में आप उसका पॉजिटिव दे दीजिए, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव देना बहुत जरूरी है, खत्म आपका पॉजिटिव एंड पर ही होना चाहिए। कहता ना कि हर फिल्म तब भी ना, कहता ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो वही चीज है, जब तक आप हैप्पी एंडिंग होनी बहुत जरूरी है उसकी, ठीक है। पॉजिटिव नोट पर ही आपको खत्म करना है, सकारात्मक निष्कर्ष के साथ को खत्म करना है। तो ये है आज का जो गाइडेंस लेक्चर था, मैं आपके सामने लेकर आया था कि किस तरह से आईएएस और आरएएस की जो मुख्य परीक्षा में होती है उसमें सही उत्तर किस तरह के लिखना चाहिए आपको। तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, जो मैंने आपको इतने सारे स्टेप्स दिए हैं, प्लीज इन स्टेप्स का आप अगेन प्रैक्टिस करते जाएं, ठीक है। आशा करता हूं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।